हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पाठ 3 सफ़र का साथी और सिरदर्द, जिसके लेखक थे राम नारायण उपाध्याय जी। और इस पाठ के माध्यम से लेखक व्यंग करते हैं यात्रा करने वाले मुसाफिरों के ऊपर, उनके तौर तरीक़ों के ऊपर, उनके व्यवहार के ऊपर और उनकी क्रिया पद्धति के ऊपर। लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि यात्रा करते समय किस तरह के सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाले मुसाफिर मिलते हैं और उनके द्वारा उल्टे सीधे किए जाने वाले प्रश्नों से किस तरह से हमारा सिर का दर्द बढ़ जाता है, वह लेखक ने बताया हुआ है। लेखक ने यहाँ पे शुरुआत की, उन्होंने बताया कि यात्रा करना उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर विंडो सीट मिल गई तो उनको बाहर के वातावरण को, वहाँ की प्रकृति, वहाँ के नज़ारे और दृश्य देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जिस तरह से पहाड़ के आ जाने के बाद प्रकृति का दृश्य दिखना बंद हो जाता है, गुफा आने के बाद प्राकृतिक नज़ारे नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसी तरह से यात्रा के समय अगर कोई सह यात्री ऐसा मिल गया जो बहुत ज़्यादा बोलता है, अनावश्यक प्रश्न करता है, अनावश्यक गतिविधियाँ करता है, तो यात्रा का पूरा आनंद नष्ट हो जाता है। लेखक बताते हैं कि यात्री जो साथ में यात्रा करते हैं ट्रेनों में, वे सभी आपके सामान पर अपना अधिकार जताएंगे। आपके पास न्यूज़पेपर है, अखबार है, तो सभी लोग उसको पूछते ही निकाल लेंगे, आपके आदेश का वो इंतज़ार नहीं करेंगे। साथ में ही वे लोग एक एक पन्ने करके पूरे डिब्बे भर में आपके अखबार को फैला देंगे। बाद में उसी पर खाना पीना, उसी से सीट पोंछने का कार्य भी किया करते हैं। आप चाहें न चाहें, परंतु साथ में यात्रा करने वाले आपके साथ बैठे बैठे लगातार आपसे बहस करते जाएं, आपसे बात करते जाएंगे और आपकी परेशानी को बढ़ाते चले जाएंगे। लेखक ये अभी बताते हैं कि उन्हें भी इसी तरह का एक सफ़र का साथी, अर्थात यात्रा में एक साथ में यात्रा करने वाला व्यक्ति मिला, जो उनके सिर के दर्द को बढ़ा रहा है और इनसे पूछ रहा है कहाँ से चढ़े, कहाँ तक जा रहे हो, क्या कुछ कैसा है। लेखक उसकी बकवास को सुन रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। हम लोगों ने अब तक यहाँ तक पढ़ा हुआ था कि वह व्यक्ति अपने परिचय के बारे में बताता है और कहता है कि उसके परिवार में 2 बच्चे हैं, उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं, सरकारी क्वार्टर मिला है और आराम से वह रहता है। वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में है और लोगों का बिल बनाता है, उसी से उसका जीवन यापन चलता है। आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शंटिंग करने की आवाज़ सुनाई देगी। अब यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपके पेरेंट रेलवे में काम करते हो, मेरे कथन नहीं है, ये लेखक के कथन है। लेखक यहाँ पे व्यंग करते हैं, ताना मारते हैं कि रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, चूँकि रेलवे में होते हैं इसलिए उनको रेलवे के आवागमन इत्यादि के बारे में अत्यधिक जानकारी होती है, वे उससे अच्छी तरह से भली भांति से परिचित होते हैं। लेखक व्यंग करते हैं कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में कोई साथ में यात्रा करने वाला जो व्यक्ति है वह रेलवे का कर्मचारी, रेलवे में काम करता है, तो जितना लंबा सफ़र है, पूरे सफ़र भर, पूरी यात्रा भर वह गाड़ियों कि कौन सी गाड़ी आ रही, कौन सी जा रही है, अर्थात गाड़ियों की शंटिंग, गाड़ियों के आवागमन की जानकारी देता फिरेगा। शंटिंग मतलब गाड़ियों का आना जाना। तो यहाँ पे लेखक ताना कसते हैं और सच्चाई भी है कि जो जिस फील्ड में होता है वह उसी की बात करता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो रेलवे में है तो रेलवे की ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ ताना कसते हैं, कहते हैं कि अगर रेलवे का कर्मचारी साथ में रहेगा तो वह पूरे रास्ते भर गाड़ियों के आवागमन की बात करता रहेगा। यहाँ पे क्रिया को देखते हैं, आवाज़ सुनाई देगी। तो यहाँ पे
देगी, देगा, देंगे, तो गा गेगी आया, तो यहाँ पे सामान्य भविष्य काल। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है आवाज़ का वचन बदलिए, तो आवाज़ एक वचन में है, बहुवचन करेंगे आवाज़ें। आवाज़ इसका समानार्थी शब्द स्वर, ध्वनि। कोई कहेगा 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। अब यहाँ 8 अप क्या है, 7 डाउन क्या है? 8 अप मतलब आने वाली, उस ट्रेन का नंबर है 8, लास्ट में रहेगा 8, तो उसको पूरा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी आदत बन गई है। हाँ, जैसे गाड़ियों का नंबर होता है 21268, तो केवल 8 कहेंगे, 21267 तो केवल 7 कहेंगे। तो आप जानते ही होंगे कि गाड़ियों के नंबर होते हैं, तो वहाँ पे वे शॉर्टकट में बिना बात किए ही बात करेंगे। जो सहयात्री होंगे, रेलवे के कर्मचारी होंगे अगर, तो वे कहेंगे कि 8 अप से आ रहा हूँ, 7 डाउन से लौटना है। मतलब आना जाना उनका लगा रहता है, वो अपनी धौंस जमाने का प्रयत्न करते हैं कि मुझे ट्रेनों के आवागमन इत्यादि की अच्छी जानकारी है। काल देख लेते हैं, आ रहा हूँ, आ क्रिया है, रहा हूँ जोड़ा गया है, यहाँ पे रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो यह आपका जो है अपूर्ण वर्तमान काल। लौटना है, लौटना है, यहाँ पे आ है, ई है, एक है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ पे प्रश्न बन रहा है, आगे ध्यान देंगे आप, कि अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर, आउटर मतलब स्टेशन के ठीक बाहर आकर खड़ी हो गई, तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। अब यहाँ पर सहयात्रियों के द्वारा, खास करके विशेष करके रेलवे के कर्मचारियों के द्वारा की जाने वाली बातचीत के बारे में लेखक बता रहे हैं कि वे क्या कुछ कहेंगे। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। आप जानते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, मेल ट्रेन होती हैं, और माल मीन्स गुड्स ट्रेन, जो सामानों को लेकर के जाती हैं, उनके लिए। अब यहाँ पे लेखक का प्रश्न होता है कि आगे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कारण मालगाड़ी में भरे माल को बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। यहाँ पे बड़ी बात की गई है। लेखक कहते हैं कि आजकल अगर स्टेशन मास्टर ध्यान नहीं दे तो बहुत सारी गाड़ियाँ रेलवे स्टेशन के बाहर ही खड़ी रह जाती हैं, पूरी की पूरी रात वहाँ पे खड़ी रहती हैं। आपको भी इसका अनुभव हुआ होगा कि 2-2, 4-4 घंटे स्टेशन के बाहर या स्टेशन के बाद खड़ी रहती हैं। ट्रेनें की स्टेशन पे जाना है या स्टेशन से आगे पहुँचना है, लेकिन उनको सिग्नल नहीं मिला करता है। ऐसे समय में वे लोग जिनको जल्दी घर पहुंचना होता है, रात घर में बितानी होती है, ऐसे लोगों के लिए घर पहुंचना कठिन हो जाता है। आगे लेखक यह भी कहते हैं, आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। कारण भी वे बताते हैं कि मालगाड़ी में, गुड्स ट्रेन में माल भरे होते हैं, सामान होते हैं, उनके खराब होने का डर बना रहता है। लेकिन आगे लेखक ताना कसते हैं कि जो मेल में बैठा है, एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा है, वह आदमी बिगड़ता नहीं है। मतलब कहने का यही है कि आजकल हमारे देश में इंसान से ज़्यादा कीमती, मूल्यवान वह सामान हो चुका है। हम वस्तुओं को, सामान को इतना महत्व देते हैं कि मनुष्य की, इंसान की ज़रूरतों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, उसकी सुख सुविधा की तरफ ध्यान नहीं जाता है। दिन भर ड्यूटी करके कोई घर लौट रहा है, कोई किसी परेशानी के कारण घर लौट रहा है जहां उसका पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे में मेल ट्रेन को रोक करके माल ट्रेन में, गुड्स ट्रेन को आगे बढ़ाया जाता है, या बताया जाता है कि भाई उसमें जो सामान रखा है उसका पहुंच जाना जरूरी नहीं तो ख़राब हो जाएगा। कारण यह है कि गुड्स ट्रेन में जो सामान होते हैं वो अमीरों के होते हैं। मानता हूँ गरीबों के लिए भी होते होंगे, लेकिन यह भी ध्यान में रखिए कि वो अमीरों के सामान हुआ करते हैं, और उन सामानों के पहुंच जाने से उनको, अमीरों को लाभ होगा। और सरकार जो है, सरकारी नज़रिए के प्रति लेखक यहाँ पे दृष्टिकोण डालते हैं कि सरकार गरीबों के साथ में काम नहीं करती है, अमीरों के लिए विचार करती है। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बना
कि कारण लिखिए। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है। कारण तो उत्तर यही हुआ, मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। लेखक यहाँ पे हमारे देश के लोगों की, आम जनता की मानसिकता का वर्णन भी करते हैं। वे कहते हैं कि हमारे देश का इंसान है, उस पर चाहे जितने जुल्म हो, अत्याचार हो, उसके साथ अन्याय हो, लेकिन वह कभी नाराज़गी प्रकट नहीं करता, सरकार के प्रति रोष प्रकट नहीं करता है कि आप गलत कर रहे हैं। आजकल तो एक शगल है कि अगर आप सरकार का विरोध करेंगे देशद्रोही हो जाएंगे। हमारे देश के लोग ऐसे ही हैं, उनको सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना नहीं आता है। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि विद्रोह करना, सरकार के खिलाफ खड़े होना तो अलग बात है। आजकल के हमारे देश के लोग सरकार की कोई भी गलत नीति है, यहाँ पे ट्रेन से ही मतलब नहीं है, पूरे देश से मतलब है। व्यंग किया गया है कि लोग ऐसे हो चुके हैं, ऐसी मानसिकता बन गई है कि वे सरकार के खिलाफ नहीं, सरकार के प्रति नाराजगी भी व्यक्त नहीं करेंगे। आगे लेखक ताना कसते हैं, वे कहते हैं क्या खाकर नाराज होगा, अर्थात लोग अपने खाने पीने के कार्यों में, अर्थात जीवन को किस तरह से अच्छा बनाया जाए, सुखमय बनाया जाए, तकलीफ से अपने आप को उबारा जाए, उसके प्रति इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सरकार के प्रति नाराजगी प्रकट करने का समय नहीं मिलता है। अगर शिकायत करना चाहें तो शिकायत पुस्तिका, जिसे आप कंप्लेन बुक कहते हैं, पुस्तिका मांगे। जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। देखिए हमारे देश के सिस्टम पर यहाँ पे सवाल उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि अगर आपको किसी बात का कंप्लेन भी करना है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ट्रेन स्टेशन पे 5 मिनट खड़ी होगी, पहले जाइए वहाँ पे जो स्टेशन मास्टर है उसके कमरे में जा कर के वहाँ पर आप कंप्लेन बुक मांगिए, कंप्लेन बुक मिलेगी, कंप्लेन बुक आएगी, उस पर आप लिखेंगे, तब तक तो आपकी ट्रेन चली जाएगी। इससे बढ़िया है कि जैसा है वैसा रहने दो। इन सभी मुसीबतों परेशानियों से बचने के लिए लोग जो है शिकायत नहीं करते। हालांकि आजकल बहुत सुधार हुआ है। आजकल ट्विटर के माध्यम से या कंप्लेन नंबर के माध्यम से, लोग SMS के माध्यम से रेलवे संबंधी अपनी सारी शिकायतों को सरकार के पास, रेलवे डिपार्टमेंट के पास पहुंचा देते हैं और ऐसा सुनने में आता है कि तुरंत सरकार उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। यहाँ पे लेखक ने हमारे देश के लोगों की काम करने की पद्धति, सरकारी व्यवस्था के ऊपर ताना कसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। पूछताछ विभाग, इंक्वायरी डिपार्टमेंट सभी का पाला पड़ता है। हर विभाग में जाएंगे, चाहे रेलवे विभाग है या फिर हॉस्पिटल्स हैं या स्कूल है, सभी जगह जाएंगे तो वहाँ इंक्वायरी सेक्शन रहता ही है। तो उसी को पूछताछ विभाग कहा गया है। मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग अर्थात लोग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कैसे कैसे में देखेंगे तो शब्द युग में आया है। पूछते हैं, ता है, ती है, ते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं सामान्य वर्तमान काल हुआ। अब यहाँ पे संजाल बन रहा है कि लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी, कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी। तो 2 बॉक्स यहाँ पे भर गए कि पूछताछ विभाग के कर्मचारी से लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, मतलब प्रश्न, क्वेश्चन। पहले बॉक्स में आएगा 10 बजे वाली रेल कब आएगी। दूसरा, छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी। तो यहाँ पे विराम चिन्ह भी देखेंगे तो खड़ी होगी के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद इकहरा अवतरण चिन्ह है, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़े होने का अंदेशा हो। अंदेशा मतलब शक, संदेह। अब यहाँ पर लेखक ताना कसते हैं कि किस तरह से लोग हमारे देश में प्रश्न करते हैं, और इसका कारण भी है कि 10 बजे वाली ट्रेन अभी आने में समय है, घंटा 2 घंटा, लेकिन लोग पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ट्रेन कभी टाइम से आने वाली नहीं है।
साथ में ही कोई कहता है कि छोटी लाइन पर जो गाड़ी आती है वो कहाँ खड़ी होगी। अरे छोटी लाइन वाली गाड़ी छोटी लाइन पे ही खड़ी होगी, छोटे प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी होगी। लेकिन वह व्यक्ति जो रेलवे में काम करता है वो कहता है कि क्या छोटी लाइन वाली गाड़ी बड़ी लाइन पे थोड़ी खड़ी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में कुछ भी संभव हो जाता है। 10 बजे की ट्रेन अगले दिन 10 बजे आ जाए तो बड़ी बात है। दूसरी बात कि छोटी लाइन वाली ट्रेन बड़ी लाइन पे, बड़ी लाइन वाली छोटी लाइन पर कहीं भी आ सकती है। इन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश में लोग जो है वो पूछताछ किया करते हैं। उल्टे सीधे पूछताछ भी हमारे देश में होते रहते हैं। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, अब यहाँ पे तीसरा बॉक्स आपका भरने जा रहा है। क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है? मतलब विदाउट टिकट, टिकट का झंझट ही नहीं, बिना टिकट रेलवे को बट्टा लगा रहा है, चूना लगा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर रेलवे के इंक्वायरी सेक्शन में, इंक्वायरी डिपार्टमेंट में, पूछताछ विभाग में एक व्यक्ति जाकर पूछ रहा है कि यार मैंने टिकट नहीं लिया था, तो अब अगर मुझे बाहर जाना है तो मैं बिना टिकट वाला हूँ, किस तरह से जाऊँ कि मुझे जो टिकट कलेक्टर है, कंडक्टर है, टीसी, वो मुझे जांचे नहीं और मैं आराम से निकल जाऊँ। वाह भाई वाह, यहाँ पे लेखक ताना मारते हैं कि किस तरह से हमारे देश के लोग बिना टिकट लिए यात्रा करते हैं। तो ये तीसरा बॉक्स हो गया आपका। पहले में कि 10 बजे वाली रेल कब आएगी, दूसरा छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ पर खड़ी होगी, तीसरा बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। तो ये हुआ। तो किस तरह की पूछताछ की जाती है पूछताछ विभाग में, और उन किस तरह की परेशानियाँ पूछताछ विभाग को उठानी पड़ती हैं, लोग क्यों आखिर ये सब करते हैं, उसके बारे में लेखक ने बताया है। मैंने कहा मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जब उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई बाहर कहाँ से जाएंगे, मेरे पास टिकट नहीं है, कोई हमें पकड़े नहीं, तब इंक्वायरी सेक्शन में काम करने वाले महाशय ने कहा कि जहाँ मैं बैठा हूँ यहीं मेरे बगल में बैठ जाओ। वो कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे एक दिन यही पूछते आया था कि बिना टिकट वाले कैसे बाहर जाएं, अब लोगों के यहाँ बैठकर वही काम रास्ता बताता हूँ। अर्थात कि बेमतलब का प्रश्न लोगों के द्वारा पूछताछ विभाग से किया जाता है, जिसकी वजह से वह विभाग अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता है। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? तो एक सहयात्री के द्वारा पूछा गया प्रश्न, तो वहां पे उत्तर होगा यही, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं? तो यहाँ पर लेते हैं, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल। अब यह सोचने की बात है, आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, आरक्षण कराना कितना जरूरी होता है। आप प्लेन से जा रहे हैं, बुकिंग कराना जरूरी है, नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी बुक करते हैं, कार बुक करते हैं। इसी तरह से आपको रेलवे से जाना है तो आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है, सीट बुक करनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश के लोगों की मानसिकता किस तरह से, और यह स्वमत का, स्वाभिव्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आरक्षण कराकर ही यात्रा करनी चाहिए। अपने विचार लिखिए। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि आरक्षण जब आप कराते हैं, रिजर्वेशन आप कराते हैं, तो आप दुनिया भर की परेशानियों, मुसीबतों से बच जाते हैं। आप शान के साथ में अपने डिब्बे में जाते हैं, जाकर के वहाँ पर अपनी सीट पर बैठते हैं, अपने सामान को अपनी सीट के नीचे रखते हैं। उस सीट पर आपका पूर्ण अधिकार होता है और आपको किसी झमेले, किसी परेशानी से रूबरू नहीं होना पड़ता, उसका आमना सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आपने रिजर्वेशन नहीं कराया है तो टिकट कंडक्टर
टीसी आपके पास आएंगे, आपको उनसे झिकझिक करनी पड़ेगी। अगर सीट खाली होगी तो वहाँ पर आपको उनसे टिकट फिर बुक करानी पड़ेगी। सरकारी जो पेनाल्टी होगी वह पेनाल्टी आपको भरनी पड़ जाएगी। इसलिए अगर आप रिजर्वेशन करा लेते, आरक्षण करा लेते हैं तो यह आपके लिए बड़ी सहूलियत होगी। साथ ही साथ में जिस रेलवे से आप यात्रा कर रहे हैं वह रेलवे हमारे आपके आरक्षण के द्वारा, रिजर्वेशन के द्वारा मिले हुए पैसों से वो चल रही है। अगर आप रिजर्वेशन नहीं करा रहे हैं तो फिर एक दिन ऐसा ही आएगा, सरकार की आमदनी ही नहीं होगी और फिर बुकिंग नहीं होगी, ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो यहाँ पर भी लेखक ने प्रश्न उठाया कि हमारे देश में ऐसे लोग हैं, बहुतायत लोग हैं जो ट्रेन में रिजर्वेशन कराना जरूरी नहीं समझते हैं। मैंने कहा यह तो सहज बात है। सहज बात, सहज मतलब आसान, सरल। आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना है। सिरदर्द मोल लेना, परेशानियों को बुलाना, वही कि आ बैल मुझे मार। अब यहाँ पर पहले सहयात्री को आरक्षण के संदर्भ में लेखक द्वारा दिया गया जवाब। लेखक ने क्या जवाब दिया? लेखक ने कहा कि यह तो सामान्य सी बात है कि आजकल हर व्यक्ति आरक्षण के लिए बिना आरक्षण की यात्रा नहीं करना चाहता, क्योंकि बिना आरक्षण की यात्रा करने पर परेशानी बढ़ जाती है। तो आपका उत्तर यही हुआ कि आजकल बिना आरक्षण की यात्रा करना सिरदर्द मोल लेना। सिरदर्द मोल लेना परेशानियों को निमंत्रित करना या मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि हमसे, आपसे, सबसे जुड़ा हुआ है। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं। सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है। हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। अब यहाँ पर लेखक हमारे देश के सिस्टम, व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, उस पर व्यंग कर रहे हैं कि हमारे देश में किसी कार्य को आसानी से करने की कोई पद्धति ही विकसित नहीं है। कारण यही है कि यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है उसने क्या कहा कि आरक्षण कराने के लिए आपको बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत दिन तक आपको जाकर वहाँ लाइन लगाना पड़ता है, परेशानियाँ उठानी पड़ती, तब आपको एक सीट मिलती है। अजीब अर्थात विचित्र। यहाँ प्रश्न बना कि आरक्षण कराने में होने वाली परेशानी हफ्तों अर्थात सप्ताह भर, वीक चक्कर काटते हैं तब एक सीट मिलती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं जो सही ढंग से काम करना चाहते हैं उनको किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाह से कहता है, हिकारत अर्थात जो है नफरत भरी, घृणा भरी निगाहों से, निगाह मतलब नज़रों से कहता है, मतलब मुंह से नहीं कहता, आंखों से बोलता है। जैसे जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता। तो यहाँ पे प्रश्न आपका बना कि कंडक्टर द्वारा कही जाने वाली बातें या हिकारत भरी निगाहों से वह कंडक्टर ये बातें कहता है, टिकट है तो क्यों दिखा रहे हो, नहीं होता तो देख लेता। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके पास टिकट है तो दो बातों को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। एक तो आरक्षण कराने के लिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, लेकिन अगर आपके पास टिकट है तो आपको सुविधा क्या है कि आप अपने जेब में टिकट रखते हैं, अकड़ कर तन करके बिना किसी से डरे हुए अपने डिब्बे में जाते हैं और जब टीसी कंडक्टर वह आपसे टिकट मांगता है रिजर्वेशन का तो आप अपना टिकट दिखाते हैं और उसको भी अजीब सा लगता है कि आपने टिकट खरीदा है। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है न आरक्षण। इशारे इशारे में कुछ बातें होती हैं, इशारे इशारे में मतलब केवल और केवल संकेतों में, इशारे का समानार्थी संकेत है। दूसरे यात्री के पास कोई टिकट नहीं मिला,
उसने रिजर्वेशन भी नहीं करा। टिकट मतलब दो तरह के होते हैं, एक जनरल टिकट होता है, एक रिजर्वेशन। जनरल टिकट में आप खड़े होकर यात्रा कर सकते हैं, रिजर्वेशन में आपको सीट मिल जाती है, बर्थ मिलती है। कुछ बातें होती हैं और उसे वह जहाँ से चाहता है, जहाँ तक के लिए चाहता है वहाँ तक के लिए सीट मिल जाती है। देखिए, हमारे देश में रेलवे विभाग में ही नहीं, सभी जगहों पे फैले हुए भ्रष्टाचार के बारे में लेखक यहाँ बताते हैं। एक व्यक्ति जो रिजर्वेशन कराने के लिए हफ्तों घूमता है, सप्ताह भर दौड़ता भागता है, तो एक सीट तक बड़ी मुश्किल से पाता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास न कोई टिकट है न रिजर्वेशन है, वह व्यक्ति आराम से शान से ट्रेन में चढ़ता है। कंडक्टर के आने के बाद, टीसी के आने के बाद वह एक दूसरे को संकेत करते हैं, इशारे करते हैं, और संकेतों में ही वे एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और उसके बाद जो कंडक्टर महोदय हैं, उस व्यक्ति को जो न टिकट नहीं लिया है, जो रिजर्वेशन नहीं करा है, जहाँ से वह चाहता है, या नहीं कि जहाँ से आ रहा है, जहाँ से चाहता है, मतलब कि अभी कह दे कि मैं यहीं पे चढ़ा हूँ, तो केवल वहीं से जहाँ तक जाना चाहता हूँ वहाँ तक का उसे टिकट दे देता है और उसे सीट भी अलॉट कर देता है, दे देता है। यह हमारे देश में फैले हुए भ्रष्टाचार की तरफ इशारा लेखक ने किया है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। इसे सुरक्षित रखिए। तो यहाँ पे प्रश्न बना कि हर डिब्बे पर, रेल के हर डिब्बे पर यह लिखी गई बातें भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, पहले बॉक्स में। दूसरा, इसे सुरक्षित रखिए। लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती, इबारत मतलब बातें, अलिखित। देखिए, लेख शब्द है, लेख से में इत लगाया गया तो लिखित हुआ, प्रत्यय बना इत, अ उपसर्ग जोड़ दिया, अलिखित। तो लेख से लिखित, लिखित से अलिखित, अ उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, लेख मूल शब्द है। इबारत मतलब बातें। तो इबारत भी होती है भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। लेखक ने यहाँ ताना कसा है कि लोगों को परिश्रम करने के बाद बड़ी मुश्किल से टिकट मिलता है, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं, भ्रष्ट लोग, बेईमान लोग, जो कि बिना रिजर्वेशन कराए ट्रेन में जो कंडक्टर है, टीसी है, उसको पैसे दे करके वे सीट बुक करा लेते हैं, और हम इतनी तकलीफ़ों से सीट रिजर्व कराते हैं। लेखक कहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेन के डिब्बे पर हमें हमेशा लिखा मिलता है कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति है। संपत्ति मतलब धन, और हमारा धन है तो हम उसे अपने मन के हिसाब से खर्च कर सकते हैं, और उसे संभालना, उसे सुरक्षित रखना है हम सबकी जिम्मेदारी है। लेखक व्यंग करते हैं कि इसके पीछे एक और वाक्य है जो लिखा नहीं गया है, अलिखित है, और वह बात है भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। अर्थात कि सरकार किसी को सीट अलॉट करती है, बुक कराती है, करता है व्यक्ति या नहीं करता है, या उसे सीट मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन अगर कंडक्टर चाहे तो किसी को भी सीट दे सकता है, या उसके हाथ में होता है। यह हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे रेलवे में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करता है।